बदलाव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बदलाव। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। आज का समय स्मार्टफोन व कंप्यूटर का है। हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन हो चुका है। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया ने जहां हमारी जीवन शैली को आसान बना दिया है, हमें कोई जानकारी लेनी हो, पैसे ट्रांसफ़र करने हो, कोई लोकेशन देखनी हो, कोई क्लास लेनी हो, हम सब कुछ बड़ी आसानी से अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी इस वर्चुअल दुनिया में इतनी रम गई है कि उनकी अपने माता पिता या घर परिवार के प्रति संवेदना कम होती जा रही है। बच्चे मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की आधुनिकता में एकदम खोसे गए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं और इसके लिए हमें खुद को बदलना होगा। बदलाव एक ऐसी ही कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें बदलते वक्त के साथ बदलने की बहुत अधिक ज़रूरत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह के 7 बज रहे थे। 50 वर्षीय रतिराम जी रोज़ाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए घर से बाहर निकल गए। जैसे ही पार्क में पहुँचे तो देखा उनके पड़ोसी दोस्त रमेश चंद्र जी वहाँ पहले से ही एक्सरसाइज कर रहे थे। अरे भाई रतिराम, क्या हाल है? बेटे की इंटर्नशिप कैसी चल रही है? रतिराम जी को आते देख रमेश चंद्र जी ने पूछा। तो रतिराम जी मायूसी भरे स्वर में बोले, अच्छी ही चल रही होगी। मतलब? अरे भाई, तुम लोग एक ही घर में रहते हो, इतना तो मालूम ही होगा। रमेश चंद्र जी ने हैरानी से पूछा। तो रतिराम जी बोले, हाँ, रहते तो एक ही घर में हैं, पर ना जाने क्यों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं। उन्हें अपना फ्रेंड सर्कल ही ज़्यादा पसंद आता है। तो रमेश चंद्र जी बोले, रतिराम, ऐसा कहते हैं जब बेटे को पिता के जूते आने लगे तो बेटे को बेटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे दोस्त समझना चाहिए। तो रतिराम जी बोले, मैं तो उसे समझने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे अपने आधुनिक जीवन से फुर्सत ही कहाँ है। तभी रमेश चंद्र जी ने अपनी घड़ी की तरफ एक नज़र डाली। अरे बाप रे, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। अच्छा रतिराम, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर रमेश चंद्र जी तेजी से अपने घर की तरफ चले गए। थोड़ी दूर करके रतिराम जी भी अपने घर वापस लौट आए। अब तक अखबार भी आ चुका था। रोज़ाना की तरह उन्होंने अखबार उठाया और अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। तसल्ली से अखबार पढ़ लेने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए वह नहा धोकर तैयार हो गए। उसी समय उनकी पत्नी मनीषा जी उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। तभी रतिराम जी बोले, अरे मनीषा, 9:30 बजने को आए और तुम्हारा लाडला अभी तक नहीं उठा। रोहित, ओ बेटा रोहित, सूरज सिर पर आ गया है, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? रतिराम जी ने आवाज़ दी। तभी मनीषा जी बोली, अरे आपको मालूम तो है, आजकल के बच्चे रात को मोबाइल देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। पहले तो रोहित समय पर सो जाता था, अब रात को 2 बजे तक फ़ोन के साथ ही चिपका रहता है। रात को देर से सोएगा तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? तभी रतिराम जी बोले, कोई बात नहीं मनीषा, अपने काम का ही कुछ कर रहा होगा। अच्छा, एक काम करो, मेरी पासबुक और चेक बुक निकाल कर रख देना। आज दुकान जाने से पहले मैं बैंक होकर आऊँगा। ठीक है जी, पहले चाय तो पी लीजिए, और हाँ, बिजली का बिल भी भरना है, कल आखिरी तारीख है। कल नहीं भरा तो पिछली बार की तरह 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ जाएगा। मनीषा जी ने कहा। तो रतिराम जी बोले, अरे हाँ, 200 रुपये से याद आया, कल रमेश चंद्र के साथ बाज़ार गया था ना, तो मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे,
तो रमेश चंद्र ने अपने मोबाइल से 200 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट की थी। उसे भी वह पैसे लौटाने हैं। ठीक है, लौटा देना। नाश्ता करने के बाद मनीषा जी बैंक की पासबुक लेने के लिए अपने कमरे में गई तो तभी उनका बेटा रोहित अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही रतिराम जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन उनके बेटे रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। कान में ईयरफोन जो लगे थे जनाब के, फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वह रतिराम जी के पास रखी चेयर पर बैठ गया और मोबाइल में कुछ देखते हुए पानी पीने लगा। मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे और रोहित पूरी तरह से उसी में खोया हुआ था। तभी रतिराम जी बोले, रोहित बेटा, ब्रेड जैम खाओगे? तो रोहित ने बड़ी मुश्किल से मोबाइल से नज़र हटाए और कानों से वह ईयरफोन निकालते हुए बोला, क्या कहा पापा? मैंने पूछा, ब्रेड जैम खाओगे क्या बेटा? नहीं पापा, कहते हुए रोहित फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। तभी उसकी माँ मनीषा जी अपने कमरे से बाहर आई और बेटे को पूरी तरह से मोबाइल में घुसा हुआ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, हो गई आपके बेटे की दिन की शुरुआत। रोहित ने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया और फिर से मोबाइल देखने लगा। रतिराम जी को पासबुक और चेकबुक देते हुए मनीषा जी बोली, अच्छा आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ सोचते हुए रतिराम जी बोले, अपने बेटे से ही पूछ लो। रोहित को सांभर डोसा बहुत पसंद है। इसलिए मुस्कुराते हुए मनीषा जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, अरे बेटा, आज सांभर डोसा बनाऊं क्या? तेरा फेवरेट है ना? तो रोहित मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाता हुआ बोला, नहीं, आज मैं बाहर ही खाकर आऊँगा, आप अपना देख लो। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में वापस चला गया। बेटे का यह जवाब सुनकर मनीषा जी कुछ उदास हो गई तो रतिराम जी बोले, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों का तो यह सब चलता ही रहता है। तुम दाल चावल ही बना लो, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। शाम के समय दुकान से लौटते समय रतिराम जी अपने मित्र रमेश चंद्र को पैसे लौटाने उसके घर चले गए तो रमेश चंद्र जी बोले, अरे रतिराम, तुम भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना सीख लो। अरे नहीं यार, मैं तो अपनी पासबुक और चेकबुक के साथ बहुत खुश हूँ। इसी बहाने थोड़ी बाहर भी घूम लेता हूँ। बैंक आने जाने में ही अच्छी भली सैर हो जाती है। रतिराम जी की इस बात पर रमेश चंद्र जी मजाक में बोले, तू झूठा, मुझे तो लगता है कि बैंक की कैशियर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है तुझे। दोस्त की इस बात पर रतिराम जी हंसते हुए बोले, उम्र हो गई पर मजाक करने की आदत नहीं गई तेरी। तो रमेश चंद्र जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। यह तो आजकल थोड़ी देर बैठकर चाय जरूरत बन गई है। दोनों दोस्तों ने पहले मुझे छोटे छोटे काम के लिए फिर रतिराम जी वापस जाना अपने घर लौटे। बहुत समय खराब हो जाता चुके थे। अब आते ही अपनी पत्नी से बिल भरना, रोहित घर लौट आया है, कोई काम हो, नहीं तो मनीषा जी ने जवाब दिया है। लेकिन यह रमेश चंद्र जी ने कहा, आया क्यों नहीं? तो रतिराम जी को आए हैं। अपना मोबाइल निकाल कर रतिराम जी बाहर आंगन में चले गए और बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उनका किराएदार का बेटा चिंटू उनके पास आया। रतिराम जी को परेशान देखकर 12 वर्ष का चिंटू बोला, क्या हुआ अंकल? तो रतिराम जी बोले, अरे बेटा, मैं कब से रोहित को फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा है। ना तो यह लड़का कुछ बताकर जाता है और फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा, तो यह बात है, चिंटू मुस्कुराते हुए बोला और फिर उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला। मोबाइल में देखते हुए चिंटू बोला, अंकल, 2 घंटे पहले भैया रोज़ गार्डन में घूम रहे थे और अभी 1 घंटा पहले किसी लड़की के साथ स्टारबक्स में
कोल्ड कॉफ़ी पी रहे थे। यह सुनकर रतिराम जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। क्या? लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? रतिराम जी ने पूछा तो चिंटू बोला, अरे यह सोशल मीडिया है ना, इस पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई कहीं भी हो स्टोरी ज़रूर डालता है। स्टोरी? ये क्या होता है? रतिराम जी ने आश्चर्य से पूछा तो चिंटू ने अपना मोबाइल दिखाया। यह देखिए अंकल, फेसबुक है। इतने लोग स्टोरी लगाते हैं। कौन कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ है, किसका बर्थडे कब है, सब कुछ पता चल जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हैरान होकर रतिराम जी ने पूछा। तभी चिंटू के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आया। उसने सुना तो उसके पापा की आवाज़ थी, चिंटू कहाँ हो तुम? तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी ख़त्म नहीं किया और बिना बताए बाहर निकल गए। जल्दी से घर वापस आओ। फिर गोली ने वॉइस मैसेज किया, ठीक है पापा अभी आता हूँ। चिंटू उसी समय चला गया। लेकिन रतिराम जी अभी तक हैरान खड़े थे। थोड़ी देर में रोहित घर वापस आ गया। उस समय रतिराम जी और मनीषा जी रात का खाना खा रहे थे। तभी रतिराम जी बोले, अरे बेटा आओ खाना खा लो। नहीं पापा, मैं खाकर आया हूँ, रोहित ने कहा। रोहित एक चपाती तो खा लो, तेरी माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। पिता की जिद पर रोहित डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी मनीषा जी नाराज़गी जताते हुए बोली, कहाँ गया था तू दिन भर? वो मैं स्टारबक्स गया था, झिझकते हुए रोहित बोला। तो रतिराम जी मज़े लेते हुए बोले, हाँ, और वहाँ की कोल्ड कॉफ़ी की बात तो कुछ और ही है। ये बात सुनकर रोहित हैरान हो गया और खाना खाते खाते खांसने लगा। खाना खाते हुए मनीषा जी बोली, सब्जी कैसी बनी है बेटा? तो रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से अपने फ़ोन में व्यस्त था। रोहित कम से कम खाना खाते हुए तो मोबाइल साइड में रख सकते हो ना? मनीषा जी ने गुस्से से कहा। अरे माँ, कुछ ज़रूरी काम था, रोहित ने कहा तो रतिराम जी बोले, कोई बात नहीं मनीषा, उसे करने दो। जब रोहित ने मोबाइल रखा तो रतिराम जी बोले, बेटा तेरी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? तो मनीषा जी ने कहा, हाँ बेटा, हमसे लोग पूछते हैं तो हम बता ही नहीं पाते। तो रोहित बोला, अरे क्या बताऊं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आप लोग क्या समझेंगे, लेकिन बेटा तुमने कभी हमें समझाया भी तो नहीं, मनीषा जी ने कहा। तो रोहित बोला, अरे माँ, इसे समझना आप लोगों की बस की बात नहीं है। रोहित के इस रूखे व्यवहार से मनीषा जी आहत हो गई। फिर रतिराम जी से बोली, सुन रहे हैं आप? यही सुनना बाकी रह गया था। अपने बेटे से, जिसे इतने लाड़ों से पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, जिस बेटे को कभी हम अपना समझा करते थे, आज वही बेटा हमें कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। माँ की इस बात पर रोहित नाराज़ होकर खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। तो रतिराम जी मनीषा जी से बोले, अरे शांत हो जाओ मनीषा, बेटा बड़ा हो गया है, उसे प्यार से समझाया करो। फिर मनीषा जी उदास होते हुए बोली, कितनी तेज़ी से वक्त बदलता जा रहा है ना, और बदलते वक्त के साथ बच्चे भी इतनी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। इतना बोलकर मन और अपनी आँखों के आंसू छुपाते हुए बर्तन उठाकर रसोई घर में चली गई। अगले दिन सुबह सैर करते हुए रतिराम जी ने अपने दोस्त रमेश चंद्र जी को अपनी परेशानी बताई। तो रमेश चंद्र जी बोले, समय बदल गया है ना, इसलिए आजकल के बच्चों को समझने के लिए हमें भी उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, उनकी तरह जीना सीखना पड़ेगा। अब मुझे ही देख लो, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन ऐप से शॉपिंग करना, यह सब मैंने भी तो सीखा है ना, तो तुम भी सीख लो। मेरा बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, उस पर मेरी पूरी नज़र होती है। रमेश चंद्र जी की बात सुनकर रतिराम जी उत्साहित होते हुए बोले, अच्छा यह बात तो बहुत अच्छी है, मेरे बेटे का तो पता ही नहीं चलता, कुछ पूछता हूँ तो उल्टा भड़क पड़ता है। हमारे किराएदार का बेटा चिंटू, कल उसने अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी देखकर मुझे बताया कि रोहित रोज़ गार्डन में घूम रहा था। तो रमेश चंद्र जी बोले, अच्छा चिंटू ने देखकर बताया था कि तुम्हारा बेटा गार्डन में घूम रहा था? यह सुनकर रमेश चंद्र जी फिर बोले, मेरे पास एक आइडिया है।
कैसा आइडिया? रतिराम जी ने पूछा। तुम भी स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू कर दो, सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। रमेश चंद्र जी बोले, क्या यार, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरे बेटे के 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहने से मैं पहले ही परेशान हूँ। ऊपर से तू मुझे सलाह दे रहा है कि मैं भी स्मार्टफोन नाम की मुसीबत पाल लूँ। बेटे को निकालने की बजाय मैं भी स्मार्टफोन में घुस जाऊँ। रतिराम जी की इस बात पर रमेश चंद्र जी बोले, अरे नहीं रे बाबा, मैंने यह कब कहा कि तुम स्मार्टफोन में घुस जाओ। जितनी ज़रूरत हो उतना ही चलाना, लेकिन कम से कम तुम अपने बेटे पर तो नज़र रख सकते हो ना, कि वह कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मेरा मोबाइल तो बटन वाला है, इसके लिए तो टच वाला चाहिए होगा ना। हाँ, तो इसमें परेशानी किस बात की है? बाज़ार से जाकर एक स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। रमेश चंद्र जी ने कहा तो रतिराम जी बोले, ठीक है, आज शाम को ही चलते हैं। शाम को जाकर दोनों एक स्मार्टफोन खरीद कर ले आए। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि रतिराम जी को वह फ़ोन चलाना नहीं आता था और बेटा तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। इसलिए उन्होंने अपने किराएदार के बेटे चिंटू को आवाज़ लगाई और स्मार्टफोन कैसे चलाते हैं उससे सीखना शुरू किया। उसकी मदद से फेसबुक पर आईडी बना दी, पोस्ट कैसे डालनी है, अपडेट कैसे चेक करनी है, यह सब दिखाया। इसके साथ साथ चिंटू ने उन्हें व्हाट्सएप चलाना भी सिखाया। रविवार का दिन था, इसलिए चिंटू के पास सिखाने का पूरा समय था और रतिराम जी के पास सीखने का। शाम के समय रतिराम जी के बेटे रोहित ने उनके हाथ में स्मार्टफोन देखा तो वह देखकर हैरान रह गए। अरे बाबा, यह आपके पास कहाँ से आया? तो रतिराम जी बोले, कहाँ से आया क्या मतलब, मेरा फ़ोन है। अच्छा, आपको स्मार्टफोन यूज़ करना भी आता है? रोहित बोला। तो रतिराम जी ने अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए अपने बेटे से कहा, फेसबुक चेक करो। उनका बेटा उनकी फेसबुक आईडी देखकर हैरान हो गया और बोला, वाह क्या बात है। तभी रतिराम जी की नज़र अपनी पत्नी पर गई। मनीषा जी ने आज बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। तो रतिराम जी बोले, चलो फिर एक फ़ोटो हो जाए। लाइए पापा, आप साथ खड़े हो जाइए, मैं आप दोनों की फ़ोटो लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही रोहित उनकी फ़ोटो लेने लगा तो रतिराम जी ने कहा, अरे बेटा, हम दोनों की नहीं, तीनों की फ़ोटो लेंगे। वह क्या कहते हैं, सेल्फ़ी। रोहित ने मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार के साथ एक सेल्फ़ी ली और रतिराम जी ने उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अगली सुबह पार्क में शेयर करते हुए रतिराम जी बोले, अरे रमेश चंद, तुम्हारा आइडिया तो काम कर रहा है। अच्छा, क्या हुआ? रमेश चंद्र जी बोले। तो रतिराम जी ने कहा, देखो तो कल की हमारी फ़ोटो पर रोहित ने भी लाइक किया है। वाह क्या बात है। रमेश चंद्र जी ने कहा तो रतिराम जी बोले, थैंक यू यार, यह सब तुम्हारी बदौलत है। शाम को जब रोहित अपना मोबाइल लेकर चेक कर रहा था तो उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें लिखा था, रोहित बेटा, आज मैं घर जल्दी आ गया था तो मैं हम सब के लिए मैगी नूडल्स बना रहा था, इसलिए कहीं बाहर मत खाना, आज एक साथ बैठकर नूडल्स का मज़ा लेंगे। यह देखकर रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर मैसेज किया, ठीक है बाबा, नहीं खाऊंगा कहीं बाहर का। तीनों ने एक साथ बैठकर नूडल्स खाए तो मनीषा जी बोली, नूडल्स बहुत टेस्टी बने थे और कुछ मीठा भी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो रतिराम जी बोले, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर जलेबी लेकर आता हूँ। उनकी यह बात सुनकर रोहित बोला, लेकिन पापा लेकर क्यों आना, घर बैठे ही सब कुछ आ जाएगा। अब अपने स्मार्टफोन पर सब कुछ चलाना सीख लिया है तो बाहर से खाना ऑर्डर करना भी सीख लो। यह सुनकर रतिराम जी बोले, लेकिन कैसे? रतिराम जी ने पूछा तो रोहित बोला, मैं आपको बताता हूँ। रोहित ने उनका मोबाइल लेकर उन्हें खाना ऑर्डर करना सिखाया और मनीषा जी दोनों बाप बेटे को ऐसी बातें करते देख मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें यह नज़ारा देखने को मिला था। अगले दिन रमेश चंद्र जी का फ़ोन आया और बोले, रतिराम पार्क में आ जाओ, बाकी सब चलाना तो
तुम सीख ही चुके हो। आज तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनवा देता हूँ। ठीक है, अभी आया। थोड़ी ही देर में रतिराम जी चले गए। रमेश चंद्र जी ने प्रोफाइल फ़ोटो लगाने के लिए रतिराम जी की अच्छी सी तस्वीर ली और बोले, अच्छा यह बताओ कि इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम क्या रखना है। तो रतिराम जी बोले, रतिराम और क्या। रमेश चंद्र जी ने बोला, अरे नहीं यार, यूज़र नेम तो कुछ अच्छा सा होना चाहिए, कोई कूल सा यूज़र नेम बताओ। तो रतिराम जी ने पूछा, अच्छा लेकिन तुम्हारा यूज़र नेम क्या है। अरे मेरा यूज़र नेम है जीना अभी बाकी है ना। बिल्कुल मेरी सोच की तरह, जिंदा दिल। रतिराम जी बोले, अच्छा मेरी गिफ्ट शॉप है ना, तो मैं लोगों में खुशियाँ बांटता हूँ, इसलिए मेरा यूज़र नेम होगा सेंटा क्लॉस। कैसा लगा। अरे बहुत बढ़िया लगा। अब जल्दी से रोहित को फॉलो करते हैं। रमेश चंद्र जी बोले। उधर जैसे ही रोहित ने रतिराम जी को इंस्टाग्राम पर देखा तो हैरान हो गया, और उससे ज़्यादा हैरानी तो उनके यूज़र आईडी को देखकर हुई। सेंटा क्लॉज, ऐसा यूज़र नेम कौन रखता है। ये पापा भी ना, देखकर रोहित मन ही मन गुदगुदाया और फिर अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग गया। अगले दिन जब रोहित लाइव वीडियो कॉल में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल फ़ोन पर रतिराम जी का फ़ोन आया। फ़ोन काटकर उसने फिर से बोलना शुरू किया तो एक मैसेज आ गया। रतिराम जी बार बार उसे मैसेज करते जा रहे थे और इस दौरान रोहित का प्रेजेंटेशन देने में परेशानी होने लगी। फिर से एक मैसेज आया और गुस्से में रोहित के दिमाग में सब कुछ गायब हो गया। उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं गई। इस बात पर उसे अपने पिता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। इधर जब रतिराम जी दुकान से घर लौटे तो उन्होंने चिंटू को मोबाइल के सामने डांस करते हुए देखा, तो पूछने लगी, चिंटू बेटा यह तुम क्या कर रहे हो। तो चिंटू बोला, अंकल मैं रील बना रहा हूँ। यह क्या होता है, रतिराम जी ने पूछा। तो चिंटू हंसने लगा। उसने उसके बारे में रतिराम जी को बताया और दोनों ने एक साथ एक रील बनाई जिसमें दोनों डांस कर रहे थे। रतिराम जी बहुत अच्छा डांस करते थे, इसलिए लोगों को रील काफ़ी पसंद आई। दोनों उत्साहित हो गए। फिर दोनों ने एक और रील बनाई। इधर जब रोहित ने रतिराम जी की यह वीडियो देखी तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। 2 दिन बाद रोहित के दोस्त उससे मिलने घर आए। थोड़ी देर बातचीत करके जैसे ही वे जाने लगे तो रतिराम जी घर के अंदर आए। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे अंकल आप, हम आपको देखते हैं, क्या डांस करते हो अंकल आप, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। और आपका यूज़र आईडी भी तो कमाल का है, सेंटा क्लॉज, और आगे लिखा है मैं लोगों को खुशियाँ बांटता हूँ। बहुत बढ़िया, रोहित के दोस्तों ने कहा। तो रोहित अपने पिता को घूर कर देखने लगा। अंदर ही अंदर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों के जाने के बाद जब रोहित अंदर आया तो रतिराम जी खुशी से बोले, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रील कैसे बनानी है। यह तो चिंटू के साथ मैंने भी अपनी 1-2 रील बना ली, सब लोगों ने बहुत लाइक किया, लेकिन तुमने लाइक नहीं किया। रतिराम जी के इतना ही बोला था कि रोहित का गुस्सा फूट पड़ा। बस करो पापा, परेशान हो गया हूँ मैं आपसे, और कितनी शर्मिंदगी महसूस करवाओगे मुझे। कहाँ चिंटू और कहाँ आप, मेरे दोस्त आपकी तारीफ़ करने के बजाय आपका मजाक उड़ा रहे थे। इतना भी नहीं समझते कि मेरे दोस्तों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। कोई काम करने बैठता हूँ तो उसी दौरान आप इतने मैसेज भेज देते हो कि मेरा फोकस ख़त्म हो जाता है। कल भी आपने यही सब कुछ किया था। इसी वजह से मेरी टीम लीडर को लग रहा था कि मेरा काम में ध्यान नहीं है। अब आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। बाबा, जब से ये फ़ोन आया तब से आपका ये दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुझे आपकी यह हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पापा, सबके सामने आपको पापा बोलने में मुझे शर्म महसूस होने लगी है। रोहित चिल्लाता जा रहा था और रतिराम जी और मनीषा जी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी मनीषा जी गुस्से से बोली, रोहित तुझे कुछ शर्म है या नहीं। कोई बेटा अपने पापा से इस तरह बात करता है। क्यों माँ, आपने देखा नहीं कि मेरे दोस्तों ने भी क्या कहा। सारी दुनिया पापा के बारे में ऐसा ही सोच रही है। घर बैठे बेइज्जती करवाने पर
तुले हुए हैं यह मेरी। बस रोहित, बहुत हो गया। जो कुछ भी तेरे पापा कर रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। तुझे क्या लगता है, क्या इन्हें मोबाइल का शौक चढ़ा था? शौक नहीं था, और क्या है। सोशल मीडिया पर अजीब अजीब पोस्ट डालते रहते हैं, मुझे फालतू से मैसेज भेजते रहते हैं। क्या एक ही घर में रहते हुए कोई किसी को वीडियो कॉल करता है? और तो और आजकल बच्चों के साथ रील्स बनाने में लगे हुए हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो सोचिए अपनी उम्र के बारे में। तभी मनीषा जी बोली, अच्छा, क्या तूने कभी सोचा अपने पिता के बारे में? तू तो अपनी ही दुनिया में इतना मस्त है, बाकी किसी का तुझे कोई ख्याल भी नहीं। सोच कर बता, जब से ये फ़ोन आया है क्या तूने कभी हमारे पास बैठकर 2 मिनट प्यार से बात की है? तू ही बता, आखिरी बार तूने कब हमारे साथ अपना हालचाल बांटा था, यह हमारा हाल पूछा था? कभी हमसे यह पूछा भी कि तुमने खाना खाया या नहीं? और अब तुम अपने पिता को ही सुना रहे हो कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। क्या तू खुद पहले जैसा रहा? कितनी बार तुझे दिन में फ़ोन करते हैं, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझता? तो सोचा चलो मैसेज के ज़रिए ही कम से कम अपने बेटे से थोड़ी सी बात तो हो जाएगी। हम मानते हैं समय के साथ बदलाव ज़रूरी होता है, लेकिन माँ बाप के बारे में भी तो थोड़ा सा सोचो। उन्हें भी तो तुम्हारे साथ बात करने का दिल करता है, तुम्हें प्यार करने का दिल करता है, अपनी बात कहने को दिल करता है। थोड़ा सा वक्त ही तो मांगते थे तुम्हारे पापा तुमसे। आज मनीषा जी ने गुस्से में अपने दिल का गुबार हल्का किया तो रोहित अपने पैर पटकता हुआ तेजी से कमरे में चला गया। रतिराम जी अभी तक गुमसुम से ही बैठे थे। अपना फ़ोन जेब से निकालकर उन्होंने एक तरफ रख दिया और उदासी में अपने कमरे में जाकर सो गए। अपने कमरे में बैठा हुआ रोहित अपनी पुरानी यादों में गुम हो गया। कैसे बचपन में उसकी मम्मी पापा को लाड दुलार किया करते थे। जब उसके पापा दुकान से लौटते थे तो वो उनको आते ही पूरे दिन में उसने क्या क्या किया यह सब बताता था, और उसके पापा बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात सुनते थे। थोड़ा सा समय मिलता था तो वह अपने पापा के साथ लूडो कैरम खेलने बैठ जाता था। कहाँ गए वो दिन? आखिर इस स्थिति के लिए वह खुद ही तो जिम्मेदार है। तो सोचकर रोहित को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। अगली सुबह हुई तो रोहित अपने कमरे से बाहर निकला। रोजाना की तरह रतिराम जी अखबार पढ़ रहे थे और मनीषा जी सब्जी काट रही थी। रोहित ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और कुछ बात करने की इच्छा से अपनी माँ पापा की ओर देखा। गुड मॉर्निंग माँ, पापा गुड मॉर्निंग। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अपने मम्मी पापा के पैर छूते हुए रोहित बोला, आपने कल के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। गलती मेरी है। ऐसा कहते हुए रोहित अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा हो गया। रतिराम जी और मनीषा जी की आंखों से आंसू बह निकले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।